हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। अभी तक हम लोगों ने पैलेलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा की। अब इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक पीरियड की। बिकॉज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक culture or civilization emerged in India, and the civilization existed from roughly 1500 BC to 600 BC। यानी यह सिविलाइजेशन या यह कल्चर, संस्कृति, वैदिक संस्कृति का जो एक्चुअल टाइम जोन है वो 1500 टू 600 BC के बीच में पड़ता है। और वैदिक पीरियड था उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, और जो सेकेंड पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड की जो टाइम जोन होता है वो 1500 BC टू 1000 BC होता है, और जो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम जोन होता है वो होता है 1000 BC टू 600 BC। फिर से क्योंकि इस पीरियड के बारे में, इस पीरियड का जो हमें सोर्स है या जो इस पीरियड के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है या वैदिक ग्रंथों से मिलती है। सो दिस पीरियड इज नोन एज या कॉल्ड वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड को हम अभी देखें कि वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अर्ली वैदिक पीरियड और सेकेंड होता है लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड होता है उसका टाइम जोन होता है 1500 टू 1000 BC, और जो लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल जो होता है, उत्तर वैदिक काल की टाइम जोन है वो 1000 BC टू 600 BC होता है। यानी यहाँ पे आते आते लोहे का डिस्कवर हो चुका था, आयरन का डिस्कवर हो चुका था, जिसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। अब अर्ली वैदिक पीरियड का जो सोर्स है वो एकमात्र सोर्स है ऋग्वेद। ऋग्वेद के आधार पर ही हम ऋग वैदिक काल का या अर्ली वैदिक पीरियड की ऐतिहासिक रचना या इतिहास की रचना हम करते हैं। अब दूसरा चीज होता है जो लेटर वैदिक पीरियड होता है। लेटर वैदिक पीरियड के जो सोर्सेज होते हैं यानी स्रोत होता है, उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सारे जो ग्रंथों की रचना, जिसकी रचना ऑलमोस्ट माना जाता है लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो गई थी, तो उनके आधार पर इस लेटर वैदिक पीरियड की इतिहास की हमें रचना की गई है। अब हम अर्ली वैदिक पीरियड में देखते हैं कि एक होता है ऋग्वेद के आधार पर। हालांकि ऋग वैदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में अभी लेखन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जो नॉलेज होता था या जो ज्ञान था वो ओरली ट्रांसफर होता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ज्ञान या विवेक या बुद्धि जो ट्रांसफर होता था ओरली, मौखिक रूप से होता था। इसीलिए हम ऋग्वेद को या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, इन तीनों वेदों को हम श्रुति ग्रंथों में रखते हैं, यानी सुन के ट्रांसफर होने वाला, मौखिक रूप से ट्रांसफर होने वाला। अब हम ये देखते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड की, यानी जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसके निर्माता आर्यंस थे। आर्यंस अपने आप को नोबल मानते थे, यानी उच्च मानते थे, नोबल फैमिली के मानते थे, या द मेंबर ऑफ, ये अपने आप को मेंबर ऑफ नोबल फैमिली, कुलीन मानते थे, आदर्श मानते थे। तो ये आर्यन सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ज्ञानी मानते थे। तो वो कहते थे कि ऋग्वैदिक पीरियड का जो निर्माता थे वो आर्यंस थे। उनका जो स्रोत था वो क्या था? ऋग्वेद था। ये अपने आप को ऋग्वेद के कंपोजर के रूप में भी डिस्क्राइब करते थे। आर्यन कहते थे कि हम ऋग्वेद की रचना किए हैं। अब ये बात आती है कि आर्यंस बेसिकली आए कहां से थे। अब आर्यन के होमलैंड यानी ओरिजिनल होमलैंड के बारे में डिफरेंट मत डिफरेंट हिस्टोरियन ने दिया था, जिसमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यंस बेसिकली नॉर्थ पोल से माइग्रेट करके इंडिया आए थे। नॉर्थ पोल मतलब साइबेरिया रीजन से वो इसलिए यहां पर माइग्रेट करके चले आए थे क्योंकि वहां पे जब अचानक टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा तो अपनी जान को, अपनी जीविका को भरण पोषण करने के लिए वहां से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ मूव कर गए।
जिसको कि सही नहीं माना जाता है। सेकेंड था मैक्स मुलर महोदय। मैक्स मुलर महोदय ने लैंग्वेज सिमिलैरिटी के आधार पर यह कहा कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किए थे आर्यंस। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन लैंग्वेज उस समय देखी जाती है, जो संस्कृत की भाषा यूज किया गया, जो कुछ वहां के जो गॉड थे, जैसे इंद्र मित्र वरुण की चर्चा की गई कोई इंस्क्रिप्शन में, आगे उसकी मैं डिस्कस कर दूंगा। वो इंद्र मित्र वरुण कहीं ना कहीं ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वेद की जो भारत में ऋग्वेद पीरियड था, उसमें भी उनकी उस देवताओं की चर्चा हुई है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए। नेक्स्ट संपूर्णानंद घोष थे। संपूर्णानंद घोष ने ये कहा था कि आर्यंस बेसिकली जो माइग्रेट कहीं से नहीं हुए थे, बल्कि सब संभव रीजन के ही कुछ लोग थे जो कि बौद्धिक स्तर जिनकी बड़ी हो गई थी, बौद्धिक विकास हो गया था और डिक्लाइन हुआ था, लेकिन ये लोग यहीं रह गए और इन्होंने ही वैदिक पीरियड को, वैदिक कल्चर को डेवलप कर दिया था, जिसको कि सही बहुत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है गार्डन चाइल्ड महोदय। गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि आर्यंस बेसिकली सदर्न रशिया से माइग्रेट किए थे। सदर्न रशिया को अगर देखा जाए तो वही आपका ईस्टर्न यूरोप की कुछ क्षेत्र पड़ जाएंगे, वहां से वो माइग्रेट किए थे। कुछ हद तक इनकी बातें भी, गार्डन चाइल्ड महोदय की बातें सही थी, लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था वो एक्सेप्टेंस था मैक्स मुलर महोदय के सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करने की, कि आर्यंस केम फ्रॉम टू सेंट्रल एशिया, माइग्रेटेड फ्रॉम टू सेंट्रल एशिया टू इंडिया। अब बात ये होती है कि जो इन्होंने कहा था कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किए और लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी के आधार पर, तो उसकी चर्चा ये है कि एक बगोस्कोई के इंस्क्रिप्शन मिलता है जो एशिया माइनर में था। बगोस्कोई इंस्क्रिप्शन 1400 बीसी का है। इसमें 4 देवताओं की चर्चा की गई है, इंद्र, मित्र, वरुण एंड नासत्य। और ये बगोस्कोई का इंस्क्रिप्शन कहां का है? एशिया माइनर या टर्की के आसपास मिला है। इस इंस्क्रिप्शन की रचना हुई थी एक साक्ष्य के रूप में, यानी खतन्नी मितन्नी 2 तरह के ट्राइब थे जिनमें युद्ध की शांति के समय ये 4 देवताओं को साक्ष्य बनाया गया है। ये 4 देवता कौन थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। 1400 ईसा पूर्व के आसपास की इसकी इस इंस्क्रिप्शन का टाइम जोन है। अब चूंकि एशिया माइनर में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की चर्चा की जा रही है, तो इसी आधार पर, इसी संस्कृत लैंग्वेज के आधार पर हमने ये मान लिया, मैक्स मुलर महोदय जो कह रहे थे लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी के आधार पर, कि आर्यंस बेसिकली माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। तो ये यूनिवर्सली मैक्स मुलर महोदय का जो कहना था या जो ओपिनियन था उसको हम मान लिए। आधार था बगोस्कोई इंस्क्रिप्शन एंड लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी। अब बात उठती है कि आर्यंस माइग्रेट क्यों किए, आर्यंस इंडिया आए क्यों? हम इस पे अब चर्चा करते हैं। तो आर्यन क्यों आए इंडिया? आर्यन बेसिकली जो थे वो पशु पालक समाज थे। तो इंडिया वो बेसिकली आए थे, एक कैटल रेयरिंग सोसाइटी थी या समाज था जो ग्रासलैंड की खोज में, यानी चारागाह के खोज में वो वहां से यहां माइग्रेट हो चलते चले आए। नोमैडिक पशुपालक समाज था, तो अपने पशुओं के चारा के लिए उनको घास के मैदान की आवश्यकता पड़ती, और धीरे धीरे बढ़ते चले गए इधर इंडिया की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो उनको अच्छी चारागाह मिलती चली गई और धीरे धीरे वो माइग्रेट करके यहां आते चले गए। तो अगर ये कहा जाए कि माइग्रेट क्यों किए, तो माइग्रेट केवल इसलिए थे कि इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड, चारागाह की खोज में इंडिया तक वो चले आए। अब सेटल कहां हुए? तो सेटल जो फर्स्ट वो सेटल हुए थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में,
सप्त सिंधु प्रदेश मतलब द रीजन ऑफ 7 रिवर्स। यानी जो पहला सेटलमेंट था वो कहां था उनका, अगर पहला सेटलमेंट का अगर ज्योग्राफिकल उनको देखा जाए तो पहला सेटलमेंट था उनका ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उनका पहला रीजन था जहां पे वो सेटल हुए थे। यानी फर्स्टली सेटल डाउन इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड बॉर्डर ऑफ यूपी के क्षेत्र में वो पहली बार सेटल डाउन हुए थे। ऋग्वेद, हम ऋग्वेद की चर्चा करना आवश्यक समझते हैं क्योंकि ऋग्वेद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद जो 4 वेदों में सबसे प्रमुख या सबसे प्रारंभिक वेद था, यानी इट इज द अर्लीस्ट वेद ऑफ द 4 वेदास। ये सबसे अर्लीस्ट वेद था। अब ऋग्वेद 1028 हाइम, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स या सूक्त थे। ये जो सूक्त थे ये बेसिकली ये था कि ये गाया जाता था सिंगिंग इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड, यानी विभिन्न विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में ये सूक्त गाए जाते थे। सूक्त गाने का मतलब है कि उनको प्रसन्न करना, उनकी प्रशंसा करना, जिससे वो देवता प्रसन्न हो जाए। अब ये 1028 1028 हाइम्स था, ये 10 मंडल्स में डिवाइड था, 10 मंडल। ये 10 मंडल क्या थे? अलग अलग बुक थे जो कि अलग अलग ऋषियों से संबंधित था, अलग अलग ऋषि से अलग अलग मंडल संबंधित था, जिसमें हम ये देखते हैं कि 2 to 7 मंडल्स ये सबसे अर्लीस्ट मंडल है, ये सबसे प्रारंभिक मंडल है। 8th मंडल जो था ये बेसिकली कण्व फैमिली से रिलेटेड था। कण्व फैमिली यानी कण्व ऋषि से रिलेटेड था। एंड 9th मंडल सोमपे या सोमरस, इसको तो बताने की आवश्यकता है नहीं, सोमरस से तो आजकल सभी लोग ठंडी में भी काफी उसका सेवन करते रहते हैं। तो जो 9th मंडल था ऋग्वेद का वो सोम मंडल से रिलेटेड, सोमपे से रिलेटेड था। यानी जब पूजा वगैरह होता था, जब पूजा वगैरह संपन्न होने के बाद पार्टी रूप में चीयर्स किया जाता था सोमपे से। और सोमपे आता कहां से था? मुजवंत पर्वत से आता था। अब हम देखते हैं कि जो 1st and 10th मंडल था ये सबसे न्यू है, इसकी रचना सबसे लास्ट में हुई थी। और इसमें एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं कि जो 3rd मंडल था थर्ड मंडल गायत्री मंत्र से रिलेटेड था। गायत्री मंत्र जो डेडिकेटेड था, डेडिकेटेड टू सावित्री और सोलर डेटी। एक किसको डेडिकेटेड था, समर्पित था? 3rd मंडल गायत्री मंत्र से रिलेटेड था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। दिस वाज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र एंड डेडिकेटेड टू द सावित्री एंड सोलर डेटी। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कौन है? सूर्य भगवान है। सावित्री
भी उन्हें कहा जाता है, या सविता भी, कहीं कहीं किताबों में सविता का नाम आता है, कहीं कहीं सावित्री आता है, लेकिन ये बेसिकली सोलर डेटी था, सौर देवता। और सौर देवता का मतलब सूर्य भगवान। तो थर्ड मंडल related to the Gayatri month, Gayatri mantra dedicated to the Savita and solar deity, and which was composed by Vishwamitra, which was composed by Rishi Vishwamitra। जो 10th मंडल था रिलेटेड टू द पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में ही डिस्क्राइब किया गया था 4 वर्णों को। पुरुष सूक्त में ही डिस्क्राइब किया गया था 4 वर्ण को, 4 वर्ण। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यानी 10th मंडल रिलेटेड टू द पुरुष सूक्त, एंड पुरुष सूक्त में ही डिस्क्राइब किया गया था 4 वर्ण को, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एंड शूद्रास आए थे। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि ऋग्वेद को यूनेस्को के वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में, वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में जोड़ लिया गया, शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के, यानी यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। तो ये था ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ फैक्ट फिगर, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की चर्चा हम जो आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, सोसाइटी था, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।